Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ramzan, your chemistry teacher. Welcome to Concept Pair. हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज उसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम जो फर्दर एविडेंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। पिछले लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम और उसके साथ उसके कंसेप्ट को भी हमने देख लिया था। आज हम उसका सेकंड एविडेंस पढ़ेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट और दूसरा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इनको हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कहते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी नाम देते हैं। अब देखें, पहला हम स्टडी करने लगे हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। अब देखें, आप ये जानते हैं कि जो जो भी एलिमेंट 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनकी अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। इसको हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। इसी वजह से हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम क्या आता है, डिफरेंट आता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए जो आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है उसको मैं मुख्तलिफ ग्राफ और साथ ही एग्जाम्पल की मदद से क्या करूँगा, आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, ये मैग्नीशियम आपके पास क्या है, एटम है। ये आपके पास है मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एलिमेंट है। मैग्नीशियम एलिमेंट में अगर आप देखें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। इसीलिए इसमें 12 प्रोटॉन और 12 ही न्यूट्रॉन होंगे। आप देखें, ये एक न्यूट्रल एटम है, इसलिए इसमें 12 प्रोटॉन हैं, तो इसमें 12 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब यहाँ पर अगर आप उन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना चाहेंगे तो ये 3 शेल्स के अंदर क्या होंगे, अरेंज होंगे। ये आपके पास फर्स्ट शेल होगा, ये आपके पास सेकंड शेल होगा और ये आपके पास थर्ड शेल होगा, जिसे हम लास्ट शेल कहेंगे। अब इसमें देखें तो बाहर से हम लास्ट जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन से हम गिनना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए, ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और ये आपके पास क्या है, 12th इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें उसके जो मैग्नीशियम उसके शेल्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 2 बच गए, तो यानी कि लास्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसको हम पहले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले आप वो लेक्चर देख लें, जिसके अंदर जो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं और जितनी भी जो पिकुलर बिहेवियर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हमने उसके अंदर सारा कुछ जना डिस्कस किया है। वो लेक्चर देखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप जो एनर्जी देंगे उसे आप क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी, आपको हमेशा ही एनर्जी देनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब ये क्यों एनर्जी देते हैं, देखें, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालें, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं निकालना चाहता हूँ। तो देखें, पहले से ही न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी, एक अट्रैक्शन होगी। अब इसको मैं तभी निकाल सकता हूं जब मैं इस अट्रैक्शन को क्या करूं, ब्रेक डाउन करूं, इसको तोड़ूं। अब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी होगी। तो इसका मतलब ये हमेशा ही क्या होता है, ये आपके पास एंडोथर्मिक क्या है, प्रोसेस है। ये भी आप याद रखेंगे, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब ये आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें, हर एक इलेक्ट्रॉन, उसका नंबर मैंने लिखा है और उसके साथ मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या होता है, यूनिट होता है। अब इससे ये वैल्यू लिखने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं मैग्नीशियम के अंदर, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी क्या है, 12 वैल्यूज हैं। या आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12, इन तमाम की मैंने साथ उसकी क्या लिखी है, वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। अगर आप सेकंड को निकालना चाहेंगे तो इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने देनी होगी। इसे आप किलो जूल पर मोल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बड़ी वैल्यू थी, इसीलिए मैंने जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो वैल्यू ली है, जिससे वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो
अब देखें ये सारी वैल्यूज क्या है आपके पास, ये मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आप लेंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक मखसूस क्या होगी, एनर्जी होगी। क्यों, अब ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी भी शेल्स की भी एनर्जी होती है और उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। अब यहाँ पर देखें किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर हम इन आयनाइजेशन एनर्जी को निकाल लें, सक्सेसिव का मतलब एक एक करके आप सारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेंगे, निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही आपके पास क्या आएंगी, आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बता दी जाए तो आप इजीली बता सकते हैं उस जो आपके पास क्या है एटम या उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और वो कैसे कैसे अरेंज थे। आप जानते हैं पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में जो ना वो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जो कि हमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज देखकर क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। अब जैसे कि मैग्नीशियम, उसकी 12 आयोनाइजेशन एनर्जीज आती हैं, इसका मतलब उसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे से क्या है, वो डिफरेंट है। अब यहां पर अगर आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ये 11th या 12th को देख लें जो कि सबसे करीब, वो आपके पास क्या है 1962 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये आपके पास क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब इनको हम ग्राफ की मदद से क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखें, अगर आप इन ग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर समझा देता हूं ताकि ग्राफ मेरे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब यहां पर देखें, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है उससे क्या है, बहुत दूर है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद प्रोटॉन तो वही रहेंगे 12 प्रोटॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 12 से कम होकर 11 हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब प्रोटॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचेगा। इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी होगी, ज्यादा देनी होगी, जो कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये शेल भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों के दोनों आपने निकाल दिए। जब शेल जो है ना वो खत्म हो जाएगा, अब आप देखें न्यूक्लियस और जो शेल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो पहले की निस्बत क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से अगर आप, अब आपने दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब डिस्टेंस भी कम हो गया और दूसरा प्रोटॉन भी पहले से बढ़े हुए हैं, 12 प्रोटॉन और बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब ये दोनों चीजें फेवर करेंगी एक हाई जंप को। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी होगी और उससे क्या होगा, एक यहाँ पर देखें एक हाई जंप आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 15, ये 7 था और ये क्या है 15। अब 7 और 15 में अगर आप गैप देखें तो कितने का गैप है आपके पास, ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि ये 7 का गैप है, 7.5 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट डबल हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप तीसरा निकालना चाहते तो उसका मतलब 3 टाइम हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखें 7 7 7 3 टाइम, ये 21 बनता है, लेकिन यहाँ पर 80.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 10 टाइम क्या है आपके पास, 11 टाइम उससे क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ये आपके पास क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा इतनी बड़ी है, क्यों इतना बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पर शेल खत्म हो गया। इसका मतलब जितने गैप आएंगे उसका मतलब उसमें आपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो निकाला है गैप के बाद, वो आपने इनर शेल से निकाला है और जो पुराना शेल था वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम का एटम, इसमें 12 प्रोटॉन और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। हम एक एक करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकालेंगे और सिर्फ न्यूक्लियस को क्या करेंगे, बचा लेंगे। अब यहाँ पर देखें, हम जो पहला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये देखें ये आपके पास क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालेंगे। ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको मैं निकालूंगा तो इसके लिए मुझे इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। अब वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। ये देखिए ये आपके पास क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से वैलेंस शेल से गिनना है। इसको निकालने के लिए आप देखें ये एनर्जी आपने दी, तो ये इसकी एनर्जी की वैल्यू देखें तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू जो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने उसे दी है। अब ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें ये आपके पास 0 पॉइंट है, ये कम है। क्यों, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए आपने उसे कम एनर्जी दी।
अब आप देखें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप जानते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखें इस केस में जब आपने 12वां इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, जबकि प्रोटॉन तो वही 12 है। अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को तेजी से या मजबूती से क्या करेंगे, खींचेंगे। अब जब उसको मजबूती से खींचेंगे इसका मतलब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी होगी, पहले की निस्बत ज्यादा देनी होगी। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, थोड़ी सी कर्व ऊपर की तरफ गई है और ये एनर्जी जो है वो आपके पास पहले की निस्बत क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये आपके पास क्या है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें सेकंड आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ। इसका मतलब जब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो शेल ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये शेल भी क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें पहले डिस्टेंस इतना था, अब जो डिस्टेंस रह गया वो इतना। अब यहाँ पर दो चीजें फेवर कर रही हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को गैप लाने में। एक चीज ये है कि अब 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि न्यूक्लियस और जो शेल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, वो कम हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना है तो आपको पहले और दूसरे के दरमियान जितना गैप था उससे बहुत ज्यादा गैप लाकर आपको क्या देनी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये बहुत बड़ा गैप है बनिस्बत इस गैप के। इसका मतलब ये है कि आपने शेल की तरफ क्या किया है, मूव किया। आपने इनर से एक शेल से दूसरे शेल के अंदर आप आए हैं जब ये जंप आएगा। अब ये आपके पास क्या है, पहला जंप। इसका मतलब आपने एक शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसके बाद आप दूसरे शेल की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर बाकी कितने रह जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन वो वैसे ही मौजूद है। तो अब फोर्स मजीद बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाले। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से देनी होगी उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखें जो एनर्जी उस जो इनर सेल है उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। और इसकी वैल्यू देखें, इसमें जो गैप आया है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में। देखें वो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इंक्रीज आएगा। लेकिन इंक्रीज यहाँ पर देखें तो वो क्या है, वो एक रेगुलर इंक्रीज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक आपके पास क्या है, रेगुलर इंक्रीज। यहाँ पर कोई सडन जंप नहीं आ रहा। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, यहाँ पर देखें अब ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये निकाला, उसके बाद ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। ये आप सारे इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इनका डिस्टेंस देखें न्यूक्लियस से क्या है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाते हैं जबकि प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है डिस्टेंस वाला वो तो ऑलमोस्ट तमाम का क्या है, सेम है। इसी वजह से यहाँ पर कोई सडन जंप नहीं आएगा। लेकिन जब न्यूक्लियस और उस शेल या उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ये डिस्टेंस भी कम हो गया था और दूसरा जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ जाए, तब एक क्या आएगा, सडन जंप आएगा। और ये तभी हो सकता है जब आप एक शेल से दूसरे शेल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाला तो बाकी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, 12 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो मजीद जो ना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बाद 7 रह जाएंगे। ये निकाल लिया, आपके पास नेक्स्ट 6 रह जाएंगे। ये निकाल लिया, 5 रह जाएंगे। ये आपने निकाल लिया तो आपके पास 4 रह जाएंगे। ये आपने निकाल लिया तो आपके पास नेक्स्ट 3 जो ना वो आपके पास 2 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या है, ये इस तरह से एक एक करके आपने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, निकालने हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब ये शेल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये शेल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे आपने इसके निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट जो क्या आपके पास शेल है, अब यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालते थे, डिस्टेंस ये था। लेकिन जब आपने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब आपने जंप करना है अंदर की तरफ। तो जब आप जंप करेंगे अंदर की तरफ तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कम हो गया और दूसरा यहाँ पर 12 प्रोटॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो चुकी है, वो भी इंक्रीज हो चुकी है और डिस्टेंस वो क्या हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है। तो ये दोनों चीजें फेवर करेंगी एक लॉन्ग जंप को। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक लॉन्ग जंप आएगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ड्रैग कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतना जो है ना वो गैप देना होगा एनर्जी की वैल्यू का, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्स्ट शेल से वो रिमूव होगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो 11th इलेक्ट्रॉन है और जो 10th इलेक्ट्रॉन है, ये 367 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये देखें तो 761 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 और ये 1700।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो गैप है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है, और ये गैप बताता है कि आपने शेल को मूव किया है, यानी कि एक शेल से दूसरे शेल की तरफ आप क्या किया है, आपने जंप किया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब 12 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं, इसका मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आएंगी, वो 12 आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यूज आएंगी। और गैप आपके पास जो है या जंप जो है वो दो आ रहे हैं। ये देखें, ये एक शेल था, इसका मतलब एक शेल, और फिर जंप आया, दूसरा शेल स्टार्ट हो गया उसके इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर तीसरा जंप आया, तीसरा शेल स्टार्ट हो गया उसके इलेक्ट्रॉन निकालना। ये आपके पास थर्ड शेल में से, ये सेकंड शेल में से, और ये फर्स्ट शेल में से हमने क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन निकाले थे। जब ये हम निकाल लेंगे तो ये आपके पास पहला शेल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, न्यूक्लियस। अब 12 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज इस चीज को बता रही है कि इस एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो किस तरह अरेंज हैं। यहाँ पर देखें, जहां गैप आ रहा है इसका मतलब शेल आप चेंज कर रहे हैं। पहला शेल उसके अंदर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा शेल उसके अंदर कितने हैं, 8 हैं, तीसरा शेल उसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि उसमें जंप के बाद 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये जंप आपको बताएगा कितने उसमें क्या है, शेल्स हैं। अगर आपके पास 2 जंप हैं तो टोटल देखें कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। अगर आपके पास देखें 2 जंप्स आ रहे हैं तो शेल आपके पास कितने हैं, शेल आपके पास होंगे 3। अगर आपके पास इसी तरह 3 जंप आ रहे हैं तो आपके पास शेल होंगे 4। इसका मतलब जितने जंप हों शेल उनसे एक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर जंप 2 थे लेकिन शेल कितने थे, 3 थे। जितने जंप होंगे जो शेल की तादाद होगी वो एक नंबर क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। इस चीज को आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, एक्स कोई भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट है। अब एक्स उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से लूज किया, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपने पॉजिटिव स्पीशीज में से, आयन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देगी। यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन को वो मजबूती से खींचेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड वो क्या होगी, पहले की निस्बत ज्यादा होगी। इसी तरह आपके पास आपने फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आप 2 पॉजिटिव में से दिखाएं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो रही है, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, जिसकी वैल्यू सेकंड से क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर गैप आए, गैप जब आ जाएगा इसका मतलब आपने शेल मूव किया है, आपने एक शेल छोड़कर दूसरे शेल की तरफ आ गए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आपने क्या कर दिया है, अब शुरू कर दिया है। और जो एटम है वो वैलेंसी कौन सी शो करता है, देखें ये आपके पास क्या था, फर्स्ट जंप था। ये आपके पास क्या था, फर्स्ट जंप। आपने याद रखनी है, कोई भी जो एटम है आयोनाइजेशन एनर्जी से हम उसकी वैलेंसी को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये जंप शो कर रहा है कि आपने एक शेल जो था वैलेंस शेल, उसके सारे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया और अब आप अंदर वाले शेल की तरफ क्या कर गए हैं, मूव कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो वैलेंसी शो करेगा वो कौन सी शो करेगा, 2 शो करेगा। इसका मतलब 2 पॉजिटिव इस मैग्नीशियम की क्या होगी, वैलेंसी जो ज्यादातर वो क्या करता है, शो करता है। आप जानते हैं सेकंड ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब जहां पर भी जंप आए तो जिस वैल्यू पर, यहाँ पर जैसे तीसरी वैल्यू पर जंप आया है, इसका मतलब इसको ये वाली वैलेंसी +3 जो वैलेंसी है वो एलिमेंट शो नहीं करेगा। जिस वैलेंसी पर जंप आ रहा हो वो वैलेंसी शो नहीं करेगा, उससे जो कम वैलेंसी होगी, यहाँ +3 से जो कम है वो क्या है, +2 है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट मैग्नीशियम का है वो +2 जो वैलेंसी है उसको क्या करेगा, शो करेगा। तो ये हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी थी एक ही एलिमेंट की, जो कि जिसको हमने मैग्नीशियम एज अ एग्जांपल लिया और इसके ग्राफ को भी हमने समझा। अब यहाँ पर देखें लॉग में, लॉग 10 में आपने ये वैल्यू ली हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी की। क्यों ली हुई है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया हुआ है इस वैल्यू को, वो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, तो यहाँ पर उसको लिखना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो जो log 10 है वो क्या करता है, लार्ज वैल्यूज को वो संभाल कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर log 10 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखी है, ताकि जितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हम क्या कर सकें, वो इजीली यहाँ पर लिख सकें और वो वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो ये log 10 का क्या है मकसद। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब पीछे हमने यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक ही एलिमेंट की जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, यानी कि जो एक ही एलिमेंट के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन तमाम को निकाल कर जो हम आयोनाइजेशन एनर्जीज का डाटा लेते हैं उसे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इससे भी हमें पता लग जाता है किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसी होगी। दूसरा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स।
कि डिफरेंट एलिमेंट हूँ तो उनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। फर्स्ट का मतलब ये है कि आप जो पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैंने आपको देखें सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, मेंशन किए थे, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड को सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड को थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ को फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि डिफरेंट एलिमेंट की हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज को कैसे मेजर करेंगे, उससे कैसे हमें पता लगेगा कि जो एलिमेंट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन क्या है मौजूद हैं। तो इसको हम देखते हैं। देखें यहाँ पर, देखें ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। अब देखें जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होंगी, प्लस में। यहाँ पर आप देखें वैल्यूज लिखी हुई हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू किस में है, प्लस में है। अब उसने कहा ये प्लस में क्यों होती है, एंडोथर्मिक क्यों होती है। एंडो मीन इनसाइड और थर्मिक मीन हीट या थर्म या आपके पास टेम्परेचर, यानी कि जिसमें आप हीट जो है ना वो क्या करें, या टेम्परेचर या एनर्जी को क्या करें, अब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के दरमियान में। अब देखें हम जो नेक्स्ट टू लाइन्स हैं इनके बाद वो जो है वो ग्रुप और पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को उसने बताया है उन दो लाइनों में। तो इसको मैंने फिगर की सूरत में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको इजीली वो जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो समझ आ जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, उन एक्सेप्शंस को हम जो ना पहले जो पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं थारोली। जितनी भी एक्सेप्शंस थी उनको हम रीजन के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पर देखें एन पीरियड एंड ग्रुप, उसके ट्रेंड को देखते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी किसी एलिमेंट का क्या होता है, ग्रुप होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। उसमें जो बैलेंस शेल होता है उसमें उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के क्या होता है वो बराबर होता है। और जो किसी भी एलिमेंट का पीरियड होता है वो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल को बताता है, नंबर ऑफ शेल। इसको आपने क्या करना है, याद रखना है इस चीज को, ये आपके जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा काम आएगी। अब देखते हैं हम इसको स्टडी करते हैं। देखें ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप, इसके वैलेंस शेल, दूसरा शेल, तो ये आपके पास क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेकंड ग्रुप है तो इसमें देखें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। फिफ्थ ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में आपने देखें, मैं आपको कहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो फिफ्थ ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इन तमाम एलिमेंट्स का जो पीरियड है वो कौन सा है, सेकंड पीरियड है, इसलिए इनमें नंबर ऑफ शेल सारों में कितने हैं, 2 2 हैं। अब यहाँ पर देखें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दूसरा शेल है वही उसका क्या है, वैलेंस शेल है। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं। अब देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता जा रहा है पीरियड के अंदर। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं फ्रॉम लिथियम टू नाइट्रोजन एंड सो ऑन, तो जो आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन वो एक ही शेल के अंदर क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, कोई नए शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। अब दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप देखें तो प्रोटॉन लिथियम में 3 है, इसमें आपके पास क्या है 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 6, इसमें 7। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो जो आपके पास वैलेंस शेल और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसका साइज क्या होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। जितना साइज छोटा होगा उतना अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपके पास मिसाल के तौर पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या होगा इसके दरमियान डिस्टेंस। अब इसको ओवरकम करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकाल लूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये डिस्टेंस देखें। मैं आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ तो ये डिस्टेंस देखें। मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पर आप डिस्टेंस देख सकते हैं। मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही शेल के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज, का मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है इंक्रीज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना वो मजबूती से उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा जिसको आप निकालना चाहते हैं।
तो जितना ज्यादा वो होल्ड करके रखेगा उतना ज्यादा आप उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे आप, इसका मतलब उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो साइज क्या होता जा रहा है, कम ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से, साइज कम होने से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकालना चाहते हैं वो न्यूक्लियस के क्या आ रहा है, करीब। जितना वो ज्यादा करीब आएगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेडियस क्या है, कम है। जितना रेडियस कम होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये आपके पास लिथियम 520, 899, 801, 1087, 1402, ये आपके पास किलो जॉल पर मोल के अंदर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी रीजन मैंने आपको बताई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और दूसरी बात जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब आता जाता है, जिससे वो उसका होल्ड बढ़ जाता है और एनर्जी हमें क्या देनी होती है, ज्यादा। और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट अगर आप देखें तो वो क्या है, कांस्टेंट है। ये शील्डिंग इफेक्ट वगैरह हम जो ना पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या कर चुके हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शो करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकते। अब इनर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ दो इनर इलेक्ट्रॉन है, इंटरमीनिंग इलेक्ट्रॉन भी इन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर भी देखें तो ये आपके पास क्या है, दो, इधर भी देखें दो, इधर भी देखें तो ये आपके पास क्या है, दो, और इधर भी देखें तो ये आपके पास क्या है, दो। वैलेंस शेल के जो दूसरा शेल है उसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो इंटरमीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और ना ही वो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ सारों में इनर जो इलेक्ट्रॉन है या इंटरमीनियंट इलेक्ट्रॉन है वो दो दो है। इसका मतलब इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या होगा, पीरियड के अंदर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है शील्डिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट अगर आप ग्रुप के अंदर आ जाएं तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप पोटेशियम के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मौजूद है। अब क्योंकि इन तमाम का ग्रुप क्या है, वन है, इसलिए इन तमाम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप पीरियड को देखें तो ये आपके पास लिथियम सेकंड पीरियड से, और जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड से, और जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड से। तो जो पीरियड होता है उसमें उतने शेल्स होते हैं। यहाँ पर देखें दो शेल, यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक दो तीन शेल क्योंकि उसका थर्ड पीरियड है, और पोटेशियम में एक दो तीन चार शेल हैं क्योंकि उसका आपके पास क्या है, फोर्थ पीरियड है। अब यहाँ पर देखें शेल इंक्रीज हो रहा है, जो शेल के नंबर है वो इंक्रीज होने की वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने निकालना है, तो इसको आप जो आयनाइजेशन एनर्जी देंगे उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो ये डिस्टेंस आप दे सकते हैं, और आपने यहाँ से ये न्यूक्लियस हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकालना है जो वैलेंस है, उसके लिए आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकालना चाहते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए हैं। जितना वो दूर हो जाएगा उतना आप उसे कम एनर्जी दोगे और वो इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये रीजन है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकालना चाहते हैं वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। जितना वो दूर जाएगा उतना कम एनर्जी देकर आप उसे निकालेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। यहाँ पर आप वैल्यू से भी देख सकते हो 520, 496, 419 किलो जॉल पर मोल में एनर्जी है। अब इसकी रीजन एक तो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज, जिससे इलेक्ट्रॉन वो दूर जा रहा है न्यूक्लियस से। दूसरी रीजन यहाँ पर देखें तो इंटरमीनियंट इलेक्ट्रॉन दो हैं। यहाँ देखें ये वैलेंस, तो ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरमीनियंट 8 ये, और पहले शेल में 2, 10 हो गए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, तो ये आपके पास टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 19 में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर जो कि वैलेंस है, बाकी 18 इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटरमीनियंट। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। इंटरमीनियंट इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसका भी आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। साइज का भी इनवर्स रिलेशन है और जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका भी क्या है, इनवर्स। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब आपके पास क्या होगा, वो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हालांकि बढ़ रहा है लेकिन वो आउटवे हो जाता है किसके, शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा जो उसका नंबर ऑफ शेल है या साइज है उसके, जिसकी वजह से उसका इतना ज्यादा खातिरख्वाह असर नहीं होता। अब यहाँ पर देखें 3 प्रोटॉन, यहाँ जो 11 प्रोटॉन है और यहाँ आपके पास क्या है 19 प्रोटॉन। अब इनको कैसे याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर याद करने का मैं आपको मैजिक नंबर दे देता हूँ, जिससे आप क्या करेंगे
उसको याद रख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप पास फर्स्ट जो पीरियड है उससे आपने एलिमेंट लिया, या पास यहाँ पर देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड होते हैं। अगर आपने फर्स्ट पीरियड उसका एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर आपने जान लिया, उससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ इस चीज़ की, हाइड्रोजन, इसका मुझे एटॉमिक नंबर आता है, बाकी नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नहीं आता, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखें, फर्स्ट का मुझे आना चाहिए, ये तो मुझे मस्ट है कि मुझे आना चाहिए। यदि आपके पास क्या है, फर्स्ट, इसका मान एटॉमिक नंबर है। अब इससे नीचे वाले का मैं इसमें +2 ऐड करके निकालूंगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिथियम का 3। अब +2 ऐड करने के बाद यहाँ पर +8 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा उससे हाली ने, उसके बाद की, रब से, फरियाद, एलिमेंट मैंने लिख लिए। अब लिथियम से नीचे वाले का 8 प्लस करके हम क्या करेंगे, लिथियम से नीचे का हम 8 प्लस करके जानेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इसमें भी आपने क्या करना है, 8 प्लस करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 19। नेक्स्ट आपने इसके अंदर जो नीचे एलिमेंट मौजूद है उसका आपने एटॉमिक नंबर जाना है, तो उसके अंदर आप 18 प्लस करेंगे, तो 18 और जो 19 है वो आपके पास हो जाएंगे 37। देखिए, इसके नीचे वाले का अगर आपने जाना है तो इसमें आप 18 प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास 55 हो जाएगा। अब ये फ्रांसियम का आपने जाना है तो इसमें 32 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आपके पास 32 प्लस करने से ये 8 और ये आपके पास 7, 87 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब इसको हम कहते हैं मैजिक नंबर, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पर होता है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में भी क्या होते हैं, 32। तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स की बेस पर ये मैजिक नंबर बना हुआ है। और एक चीज़ आप ख्याल रखेंगे, अगर आपने सेकंड पीरियड से कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पर लिथियम को मैंने स्टार्ट किया था, उससे ऊपर वाले को नहीं स्टार्ट किया था, तो अगर आपने सेकंड पीरियड से कोई स्टार्ट करना है तो आपने उसमें 2 नहीं बल्कि 8 का करना होगा ऐड। अगर थर्ड से शुरू करेंगे तो उसमें भी 8 और फिर 18, 18 और 32। अगर फोर्थ से करेंगे तो उसमें 18। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है एटॉमिक नंबर को अरेंज करते वक्त कि आपने कौन से पीरियड से स्टार्ट करना है, तो ये आपने याद रखना है, जिससे आप इजीली एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी जो ग्रुप है उसके अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे जितने भी लेक्चर आने हैं वो मिलते रहें। अगर शुक्रिया। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।